Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने साफ कहा है कि आज के जटिल युद्ध में कल के हथियारों से जीत संभव नहीं है। अगर भारत को युद्ध क्षेत्र में बढ़त बनाकर रखनी है तो हमें भविष्य की तकनीक से लैस होना होगा। दिल्ली में यूएवी और काउंटर यूएस सिस्टम पर हुई प्रदर्शनी में सीडीएस चौहान ने जोर दिया कि भारत अब महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भर नहीं रह सकता। जो टेक्नोलॉजी हमारे मिशन के लिए अहम है, उस पर विदेशी निर्भरता हमारी तैयारी को कमजोर करती है। सीडीएस चौहान ने ड्रोन युद्ध के बढ़ते महत्व पर भी रोशनी डाली और कहा कि ड्रोन तकनीक का विकास भले ही क्रमिक हो, लेकिन इसका इस्तेमाल बिल्कुल क्रांतिकारी रहा है। जैसे जैसे इसके उपयोग और असर का एहसास हुआ, सेना ने इसे युद्ध में प्रभावी रूप से अपनाया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि 10 मई को पाकिस्तान ने भारत पर कई अनआर्म्ड ड्रोन और लाइटर म्यूनिशन इस्तेमाल किए थे, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक तरीकों से नाकाम कर दिया। इन प्रयासों से भारत की सैन्य और नागरिक संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। During Operation Sindoor on 10th of May, Pakistan had used unarmed drones and loiter munitions. None of them actually could inflict any damage to Indian military or civilian infrastructure. Most of them were utilized through a combination of kinetic and non-kinetic means, and some of them, in fact, could be recovered in almost intact conditions. We need to focus on combat in future in this particular lower airspace. संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस बीच खबर है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस मानसून सत्र में आयकर विधेयक को संसद की मंजूरी दिलाने की तैयारी में है। इसके साथ ही 8 नए विधेयकों को भी पेश किया जाएगा। इनमें खेलों में नैतिक आचरण और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और देश की भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक भी शामिल है। इस मानसून सत्र में कुल 12 विधेयकों को शामिल किया गया है, जिनमें कुछ पहले से संसद में पेश किए जा चुके हैं और कुछ अभी संसदीय समितियों के विचाराधीन हैं। ये सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए भी दोनों सदनों से मंजूरी मांगेगी। मणिपुर में यह शासन इस साल 13 फरवरी से लागू किया गया था। हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी संसद में लाया जा सकता है। घर में भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद जस्टिस वर्मा सवालों के घेरे में है। संसद सत्र के एजेंडे को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमारी पहली रणनीति होगी पहलगाम की घटना पर चर्चा। आतंकवादी कहां गए, हमारी सेनाओं की कार्रवाई वॉशिंगटन से आए सीज फायर के चलते क्यों रोकी गई। दूसरी बात, बिहार में लोकतंत्र की हत्या और उसमें चुनाव आयोग की भूमिका, इस पर भी चर्चा जरूरी है। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, ये सभी संसद में हमारी चर्चा के मुख्य विषय होंगे। देखिए, सबसे पहला एजेंडा होगा जिस क्रूरता, जिस नृशंसता के साथ पहलगाम में भारत की 26 बेटियों की मांग उजाड़ी गई है, 2.5 महीने ज्यादा बीत रहा। कहां चले गए वो आतंकवादी? जमीन के नीचे या आसमान के ऊपर? कहां से लाए गए थे वो? ये सवाल उठने लगा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो मुद्दा और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा कि हमारे बढ़ते कदम सेनाओं के वाशिंगटन से सीज फायर करा के रोके गए। बिहार में लोकतंत्र की हत्या, अब तो ये आवाज सिर्फ इंडिया गठबंधन नहीं उठा रहा है, एनडीए गठबंधन से भी, तेलुगु देशम से भी आवाज उठी। ये सिलसिलेवार लोकतंत्र की हत्या और इलेक्शन कमीशन जैसी संवैधानिक संस्था को उसमें हिस्सेदार बना देना मुद्दा उठेगा। महंगाई, बेरोजगारी, सरकार की कायरतापूर्ण, पूरी तरह असफल विदेश नीति की ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, ये मुद्दा भी उठेगा।
झारखंड के बोकारो में गोमिया थाना क्षेत्र के बिरहोरडेरा के घने जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 25 लाख के इनामी नक्सली कुंवर माझी सहित 2 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस ने दोनों के शव बरामद कर लिए। आईजी अभियान एस माइकल राज ने बताया कि नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। Today morning, there was an exchange of fire between the CPM Maoist Dasta and the police in Bokaro district, Gomia police station area, and it started around 6 o'clock in the morning, and it continued for an hour or so. Now the search operation is continuing. During the operation, one of our Jawans also injured critically. He is from Cobra battalion, and the operation is continuing. Further updates will be done after the operation is completed. इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ की कोबरा 209 बटालियन का एक जवान भी शहीद हो गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 209 कोबरा इकाई और झारखंड पुलिस के अभियान में एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई। जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। ओडिशा में बालासोर के फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की छात्रा की मौत पर देश भर में रोष है। 20 साल की छात्रा ने कॉलेज एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामले में एक्शन नहीं होने पर छात्रा ने आत्मदाह कर लिया था। अब इस मामले पर ओडिशा विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ। बीजू जनता दल कार्यकर्ताओं की अगुवाई में बालासोर बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाए और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज के इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार की। ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन ऑटोनॉमस कॉलेज की 20 वर्षीय छात्रा की मंगलवार को एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। छात्रा ने इस महीने की शुरुआत में अपने एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लेने से निराश होकर छात्रा ने कैंपस में ही खुद को आग लगा ली थी, जिसमें 90% तक झुलस गई। उसे पहले बालासोर जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर 12 जुलाई को एम्स भुवनेश्वर में रेफर किया गया था। मृतक छात्रा के पिता से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बात की। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ओडिशा के बालेश्वर में इंसाफ की लड़ाई में जान गंवाने वाली बहादुर बेटी के पिता से बात की। उनकी आवाज में बेटी का दर्द, सपना और संघर्ष सब महसूस किया। राहुल गांधी ने छात्रा के पिता को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी और वो हर कदम पर उनके साथ है। सोशल मीडिया पर उड़ने वाली जानकारियां अक्सर वायरल हो जाती हैं। ऐसी ही एक खबर इन दिनों व्हाट्सएप पर तेजी से फैल रही है कि अब 500 के नोट एटीएम से नहीं निकलेंगे। इस वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया गया है कि 500 रुपए के नोट सितंबर 2025 से बंद हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? आरबीआई ने ऐसा कोई आदेश दिया है? आइए समझते हैं। पीआईबी ने अपने एक्स अकाउंट पीआईबी फैक्ट चेक पर इस वायरल दावे को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। पीआईबी ने कहा कि 500 रुपए के नोट वैलिड करेंसी है और जारी रहेंगे। असल में आरबीआई ने हाल में 100 और 200 रुपए के नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एटीएम ऑपरेटरों को निर्देश दिए थे। इसका 500 के नोटों को बंद करने से कोई संबंध नहीं है। आरबीआई ने निर्देश जारी किए हैं कि 30 सितंबर 2025 तक 75% एटीएम में 100 और 200 के नोट जरूर होने चाहिए। 31 मार्च 2026 तक ये बढ़कर 90% एटीएम हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस आदेश का मकसद बैंकों के एटीएम से छुट्टे पैसे की दिक्कत को कम करना है। अक्सर एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोटों की उपलब्धता काफी कम होती है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने के मौके पर एक खास डिजिटल इंडिया रील कॉन्टेस्ट शुरू किया है, जो 1 अगस्त तक चलेगा। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर 15,000 रुपए तक का नकद पुरस्कार जीता जा सकता है। ये मौका उन लोगों के लिए है जिन्होंने डिजिटल इंडिया की पहल जैसे ऑनलाइन सरकारी सेवाओं, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं या वित्तीय उपकरणों के जरिए अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। इसके लिए आपको एक क्रिएटिव रील बनानी होगी जिसमें डिजिटल इंडिया के प्रभाव को दर्शाया जाए। अपनी निजी कहानी या अनुभव को 1 मिनट या उससे अधिक समय की रील में दिखाएं, जो ये बताए कि डिजिटल इंडिया ने आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाया। कॉन्टेस्ट की आखिरी तारीख 1 अगस्त 2025 है।
अपनी रील बनाएं, अपलोड करें और 15,000 रुपए तक का इनाम जीतने का मौका पाएं। ज्यादा जानकारी के लिए डिजिटल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज पर जाकर आप पता कर सकते हैं। पंजाब में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को लगातार तीसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ईमेल पर आई। ईमेल में दावा किया गया कि पाइपों में आरडीएक्स भरकर मंदिर के अंदर धमाके किए जाएंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों से न तो मेल और न ही उसमें लिखे गए शब्दों को सार्वजनिक किया गया। जांच के लिए डॉग और बम स्क्वाड पहुंचा। वहीं एसजीपीसी और अमृतसर पुलिस भी अलर्ट है। डीएसएफ और पुलिस कमांडो तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को भी मेल भेजकर गोल्डन टेम्पल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इधर दिल्ली के स्कूलों को लगातार तीसरे दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली। अब द्वारका के वसंत वैली स्कूल और सेंट थॉमस स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने ईमेल के जरिए कहा कि वो स्कूलों में बम ब्लास्ट करेगा। जानकारी मिलते ही फायर डिपार्टमेंट की टीम स्कूलों में पहुंची और छानबीन की। अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। हालांकि जांच पड़ताल जारी है। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को दिल्ली के 5 प्रमुख स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पुलिस ने इस मामले में कोई गिरफ्तारी फिलहाल नहीं की है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती ये है कि बम की धमकी वाली फर्जी कॉल्स कहां से आ रही हैं, जो कि उनके लिए सिरदर्द बन गई है। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस और सभी जांच एजेंसी छानबीन कर रही हैं। वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल खड़े किए थे। मंगलवार को उन्होंने अपने एक्स पोस्ट कर पूछा था कि 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली और फिर एक और स्कूल और कॉलेज को धमकी मिली है। बच्चे डरे हुए हैं, अभिभावक बेहद चिंतित हैं। बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकारें पूरी तरह फेल हो चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 50 दिनों में युद्ध विराम नहीं हुआ तो रूस पर भारी टैरिफ लगाने वाली टिप्पणी पर रूसी विदेश मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि रूस ये जानना चाहेगा कि 50 दिन का समय देने से ट्रंप का क्या मतलब है। 50 दिन वाले इस बयान के पीछे का क्या अर्थ है। इससे पहले भी 24 घंटे और 100 दिन की डेडलाइन दी गई थी। हमने सब देखा है और वास्तव में हम अमेरिकी राष्ट्रपति की मंशा समझना चाहेंगे। लावरोव ने दावा किया है कि ट्रंप पर यूरोपीय संघ और नेटो का दबाव है। यूरोपीय संघ और नेटो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मांगों का समर्थन कर रहे हैं और उसे लगातार हथियार दे रहे हैं। इसका खामियाजा पश्चिमी देशों के टैक्सपेयर को बढ़ते नुकसान के रूप में भुगतना पड़ रहा है। लावरोव ने कहा है कि रूस पहले से ही अभूतपूर्व प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। उन्होंने किसी भी नए प्रतिबंध से निपटने का भरोसा जताया है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस के साथ व्यापारिक संबंध जारी रखने पर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ये देश रूस के साथ व्यापार करते रहे तो इन्हें गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी के एक दिन बाद आया है। रूट ने अमेरिकी सेनेटरों के साथ बैठक के दौरान ये चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि आप बीजिंग, दिल्ली या ब्रासीलिया में हैं तो आपको ये समझना होगा कि रूस के साथ व्यापार से भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। उन्होंने इन देशों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शांति वार्ता के लिए दबाव बनाने की अपील की ताकि यूक्रेन रूस युद्ध में शांति स्थापित हो सके। इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार को तगड़ा झटका लगा है। उनकी प्रमुख सहयोगी पार्टी यूनाइटेड टोरा जुडाइज्म ने सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर दी है। पार्टी की संसद में 7 सीटें हैं। पार्टी ने कहा कि सैन्य सेवा से धार्मिक यहूदियों को छूट देने वाले बिल पर सहमति नहीं बनने के चलते ये कदम उठाया गया है। यूटीजे के ज्यादातर समर्थक रूढ़िवादी यहूदी हैं और वे सैन्य सेवा से छूट की मांग करते रहे हैं। लेकिन गजा युद्ध के चलते इजराइल में सैन्य बल की जरूरत पड़ने से ये मुद्दा और विवादास्पद हो गया है। दरअसल इजराइल की 120 सीटों वाली संसद के निचले सदन में सरकार बनाने के लिए 61 सीटें चाहिए। अगर एक भी सांसद साथ छोड़ता है तो सरकार खतरे में आ जाएगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक
मोदन रेडियो फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।